कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं बिना देरी के, जिसमें हमारे पास में बतौर पैनलिस्ट जो यहाँ पर मंच पर मौजूद रहेंगे पल्लवी देहारी जी और साथ ही सूरज कश्यप जी हमारे साथ मंच पर मौजूद रहेंगे, जिनके साथ में हम चर्चा करेंगे। जहाँ पर बतौर पैनलिस्ट हमारे साथ मंच पर मौजूद होंगे पल्लवी देहारी जी और साथ ही सूरज कश्यप जी। मैं आप दोनों को ही मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। इनके साथ में मिलकर हम कई मुद्दों को लेकर बात करेंगे। ये दोनों ही युवा हैं। बस्तर संभाग में क्या कुछ और कैसे काम इनकी ओर से किए जा रहे हैं, आप सभी के उत्थान के लिए शिक्षा का अलग कैसे इनकी ओर से जगाया जा रहा है, समाज में क्या कुछ ये संदेश देना चाहते हैं अपने कामों के माध्यम से, इन सभी को लेकर अब ये पैनल डिस्कशन होगा। इसी चर्चा के दौरान अगर आप में से किसी भी मन में अगर कोई सवाल आपके जहन में होगा, आप कोई सवाल इनसे करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपना हाथ उठाकर इशारा कर सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी। इस पैनल डिस्कशन के बाद हम वो सवाल जवाब का भी एक सेशन यहां पर रखेंगे। तो चलिए, ओवर टू यू अमन। थैंक यू प्रीता। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज दिन भी बहुत अच्छा है। मैं पहली बार जगदलपुर आया हूँ और मुझे जगदलपुर आकर बहुत अच्छा लगा। और पल्लवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ हमारे युवा साथी भी जुड़े हुए हैं और इनसे तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। एशियन न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम है, शिक्षा ही समाधान, और इन्हीं सब विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। बीच में आप लोगों के पास भी आऊँगा, अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल होंगे तो ज़रूर पूछेगा। एक परिदृश्य की अगर बात करें तो जब बस्तर को हम समझने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं बस्तर अर्थात आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में दो युवा हमारे साथ हैं, पल्लवी जो कि शुरुआत से ही इन्होंने अपनी शिक्षा बाहर ली और हमारे भाई इनकी शिक्षा स्थानीय तौर पर जगदलपुर में ही हुई। क्या कुछ चुनौतियां होती हैं, क्या कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं बाहर आकर, क्या कुछ समझना होता है, क्योंकि बहुत सारे यूथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और इससे आप लोगों को भी काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। काफ़ी यूथ हैं, कुछ बच्चे हैं हमारे साथ। आप ये समझेंगे कि जब आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाएंगे तो किन किन चुनौतियों का आपको जो है वो सामना करना पड़ेगा। पल्लवी, आपसे सबसे पहले यही जानेंगे कि जब आप बाहर पढ़ाई करने के लिए गई और एक बस्तर जैसे क्षेत्र से आती हैं आप, और ऐसे में किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, ये सबसे पहले आप बताएं अपनी जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि मेरी सारी पढ़ाई बाहर हुई है। मेरी कक्षा 8वीं तक पढ़ाई यहाँ के ही स्कूल विद्या ज्योति में हुई है। पर हाँ, बात यह है कि वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। उसके बाद ऑफ कोर्स मेरी पढ़ाई DPS भिलाई में हुई, क्योंकि आई थिंक एक बात बहुत फैमिलीज़ में, हमारे आदिवासी फैमिलीज़ में बहुत क्लियर होती है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपके लिए पढ़ाई वो रास्ता है। तो आई थिंक मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने उतनी मेहनत की कि आप यहाँ से निकलिए, आपको बेटर एक्सपोजर मिले। तो उन्होंने मुझे दाखिल करवाया दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई में, जो कहा जाता है, माना जाता है स्टेट का सबसे अच्छा स्कूल है, राइट। उसके बाद मेरी ऑफ कोर्स पढ़ाई हुई है। क्लास 12 के बाद आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। आप लोग किसी एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग? किसी ने क्लैट के बारे में सुना है? CLAT के बारे में? और मैं आपसे बात कर रही हूं कि मैं बात नहीं करूं। हाँ, तो आप बताइए, आपने सुना है क्या क्लैट के बारे में? किसी ने भी नहीं सुना? और किसी के पास फोन है इंटरनेट के साथ? तो जल्दी से गूगल करके भी देखो। आपके पास में इतना पावरफुल डिवाइस है विद इंटरनेट। देखिए, बाकी तब तक मैं बताती हूँ। क्लैट का फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, राइट। इसके जरिए जैसे आप लोग नीट की परीक्षा देके बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, निफ्ट की परीक्षा देके बड़े बड़े फैशन इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, JEE देकर बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वैसे ही क्लैट देकर आप बड़े बड़े नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। आपके हमारे राज्य में भी एक हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, राइट। तो एक छोटा सा ये ब्रीफ था कि मेरी पढ़ाई कहाँ हुई, अब चैलेंजेस क्या हुए हैं, राइट। आई थिंक सबसे पहला ये होता है कि लोगों के मन में जो धारणा है ना कि अगर आप बस्तर से आए हो तो शायद आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं हो सकती, शायद आप इतने केपेबल नहीं हैं, आपके में इतना पोटेंशियल नहीं है, राइट। तो कई बार तो आपको मौका मिल जाता है जहाँ पे आप उनके इस भ्रम को तोड़ पाते हो, राइट। लेकिन कई बार लोग आपको पहले ही जज कर देते हैं, ये भी होता है,
right? That is one challenge. Now two, पहले तो I think मेरे को थोड़ा इस disclaimer के साथ शुरू करना था प्रीता अमन. मैं जो भी बोल रही हूँ, पहली बात ये एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, राइट? मैं रोल मॉडल नहीं हूँ आपके लिए. अब मुझे नहीं लगता मैं रोल मॉडल हो सकती हूँ, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ आपकी परिस्थितियों से बहुत अलग है. हम सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं. हमारे पास कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे. आपकी जीवन और मेरे जीवन में बहुत अंतर है. पर कोशिश ये है कि मैं जो शेयर कर रही हूँ, आप उनमें से कुछ अच्छी चीज़ें टेक अवेज ले जा पाए. आपकी परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से समझा है. मुझे लगता है कि आपसे भी बात करनी चाहिए. और युवा साथी हैं साथ में, बस्तर की परिस्थितियों को बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने देखा है, क्योंकि बचपन से ही शिक्षा इनकी यहीं हुई है. और आप बस्तर की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. आप बिजनेस कर रहे हैं, और आज के समय में ऐसा होता है कि नौकरी हर किसी को नहीं मिलती. इतनी नौकरियां नहीं हैं भारत में. मेहनत तो हर कोई कर रहा है. फिर हम सक्षम कैसे बन सकते हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए. और इसी को लेकर मुझे लगता है कि आपका मार्गदर्शन भी बच्चों को मिलना चाहिए कि बस्तर की परिस्थितियां कैसी थी, आपने क्या कुछ फेस किया है, और आप अभी समाज के उत्थान के लिए क्या काम कर रहे हैं. जब बस्तर की बात आती है तो सबसे बड़ा विषय यह रहता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं. जो आदिवासी शब्द है वो बोलने के लिए बहुत छोटा शब्द है. आदिवासी जो पुराने समय से रहते आ रहे हैं, लेकिन आदिवासी की जो पहचान है कि उनसे भोला भाला कोई नहीं है. जो आपका भोलापन है, आपकी सच्चाई है, वो सबसे बड़ी आपकी ताकत है. और आज जब हम बात करते हैं कि पहले का बस्तर और अब के बस्तर में क्या फर्क है, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब 10वीं का रिजल्ट आता था, तो आज हम लोग साइबर कैफे या मोबाइल में हम नेट देख लेते हैं कि हमारा रिजल्ट आ गया है 10वीं का या 12वीं का. और आज गांव में सब जगह इंटरनेट मौजूद है, और जो भी कोई 10वीं या 12वीं का रिजल्ट आता है तो हमको आज इंटरनेट के माध्यम से पता चल जाता है कि आज हमारा रिजल्ट आ गया है. और मैं बहुत सारे विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूं, तो वहां पे गांव के लोग भी सजग हैं कि उनकी गांव की परेशानी वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रखते हैं और बताते हैं कि हमारे गांव में ये परेशानी है. लेकिन आज जिस विषय को लेकर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि आप केवल पढ़ाई में नौकरी के भरोसे नहीं रह सकते, या शिक्षा ही समाधान किस रूप में हो सकता है. तो यहाँ पर बहुत सारे साथी लोग बैठे होंगे कि मेरे को ये पढ़ना है, नीट बहुत टफ एग्जाम है, ये फलाना बहुत टफ एग्जाम है. तो आपको 100% अपना देना ही देना है, जो भी आप एग्जाम में देंगे. लेकिन फेलियर से हताश नहीं होना है, और आपको हमेशा एक प्लानिंग के साथ चलना है कि आप आगे क्या करोगे, अगर ये नहीं तो ये क्या, और मुझे क्या करना है भविष्य में, इसके बारे में आपको बहुत क्लियर होना है. और बहुत सारे माध्यम है जिसके द्वारा आप अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं, चाहे वो आपके बड़े हों. और आज के डेट में आप जैसे हॉस्टल में रहते हैं, तो आपके अधीक्षक बहुत आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, गाइडर भी हो सकते हैं, आपके मेंटर भी हो सकते हैं. क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपके पास उपलब्ध हैं, वो सबसे बड़ा आपका ताकत है, आपका रिसोर्स वही है सबसे बड़ा, कि आप उनसे मार्गदर्शन लेके आगे अपना जीवन तय कर सकते हैं. सूरज, मेरा एक प्रश्न है आपसे. जो भी बातें आपने अभी बताई, क्या ये आपके दिमाग में पहले से तय थी कि जगदलपुर से जुड़े रहना है, बस्तर से जुड़े रहना है, यहाँ के लिए काम करना है? या आपने पहले से सोच कर रखा हुआ था कि ये बातें अभी आपके जहन में आई हैं कुछ सालों पहले, या फिर मैं यूँ कहूँ 5 साल 7 साल पहले? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है. मैं जब शुरू में था, मैं बहुत ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, और मेरे पापा जॉब में थे. तो मैं जब पढ़ाई में, देखिए आपको 8 तक तो पढ़ाई पता नहीं चलता है, आपको बहुत लगता है कि बहुत इजी है. जैसे आप 9th का मैथ्स पकड़ते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार थोड़ा दिमाग हिल रहा है, 9th का मैथ्स टफ है. तो जैसे अब 10th आया तो एक ट्रेंड चला उस समय कि नहीं, सब अपने पिताजी लोग अपने बच्चों को बाहर भेज रहे थे. लेकिन मैंने एक आत्मचिंतन किया कि मेरे को मालूम था कि मैं उतना अच्छा पढ़ाई में नहीं हूं, कि मुझे, आप एक इन्वेस्ट करते हैं ना, किसी को आप भेजोगे बाहर पढ़ने तो वो कोचिंग करेगा. मेरे को मालूम है कि उस कोचिंग के लायक नहीं हूं, कि मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैं कुछ आगे अच्छा नहीं कर पाऊंगा. तो मैंने ये सोचा कि नहीं भाई,
मैं यहीं रह के पढ़ता हूँ, मैं अपने छोटे भाई को बोलूंगा कि आप इसको आगे भेजिए। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात सूरज जी आपने कही है और अपनी शक्ति को पहचानने का जो आपने जिक्र किया है। तो देखिए मंच पर दो खास शख्सियतें अपने आप में ये शख्सियतें पूरी हैं। एक वो हैं जिन्होंने बस्तर संभाग से आगे बढ़ने की सोची और उन्होंने आगे बढ़कर अपने घर से बाहर निकलकर उन्होंने देश और दुनिया में जो नाम कमाया, या हायर एजुकेशन के लिए वो हैदराबाद जैसे बड़े शहरों पर गई है जगदलपुर से आगे निकलकर। और एक वो शख्सियत है जो यहीं रचे, यहीं पले, यहीं बढ़े और यहीं के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। एक बार फिर से इन दोनों ही शख्सियतों के लिए जोरदार तालियां। और चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पल्लवी जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमारे साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप जगदलपुर में ही आपकी पैदाइशी रही है और इसके बाद में आप हायर एजुकेशन के लिए, चाहे स्कूल एजुकेशन की बात की जाए, आप सबके लिए आप बाहर निकली हैं। ये बात कही भी जाती है कि कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बेहद जरूरी होता है और आपने वो कर दिखाया भी है। आप यहाँ से निकली है। मैं चाहूंगी कि आप इन सभी से अपनी वो जर्नी, अपनी वो यात्रा साझा करें, क्योंकि हमारे साथ में जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं शायद उनको भी इंस्पिरेशन मिल जाए अपने बेहतर आने वाले कल के लिए। आप कुछ उन्हें मार्गदर्शन दें कि कैसे जगदलपुर की, बस्तर संभाग की एक लड़की को ये लगा कि उसे यहां से बाहर निकलना चाहिए, उसे अपनी बेहतरी के लिए या अपने आने वाले कल को उसे अपना अच्छा बनाना चाहिए। ओके, प्रथा ने बहुत ही ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछ लिया है, 5 नंबर का पूरा। तो थोड़ा समय लूंगी मैं। एक और डिस्क्लेमर देती हूँ, ठीक है? एक ग्राउंड रूल। आप सब, कुछ लोगों के पास में फोन है और शायद अपने दोस्तों के साथ में आप बगल में बैठे हो, आप सबको गूगल सर्च करने आता है, ठीक है? अभी तक तो इतना समझ में आ गया होगा कि पल्लवी की हिंदी बिल्कुल डगमगाई हुई है, ठीक है? तो हो सकता है मैं कुछ ऐसे शब्द यूज करूं, शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊं अच्छे से और आपको शायद हो सकता है मैं अच्छे से व्यक्त ना कर पाऊं। तो आप प्रीथा या मुझसे पूछ, हम उसका ध्यान रखेंगे। Yes. हम बिल्कुल आप तक वो बात कन्वे करेंगे और आप खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आप खुद समझेंगे अगर आपके पास में फोन है, ठीक है? ये हम शेयर्ड अग्रीमेंट कर सकते हैं। आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। ओके, ठीक है। ऑलराइट, तो मेरी जर्नी के बारे में सबसे पहले तो ये देखिए, मेरे माता पिता बस्तर संभाग में ही पोस्टेड रहे हैं, यहीं से हैं। और मेरी पढ़ाई के लिए मेरी माँ जो एक सिंगल पेरेंट है, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। अदरवाइज उनकी पोस्टिंग बालिंगा में थी, जो पास में ही है 30 किलोमीटर दूर, राइट? उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए ट्रांसफ़र लिया विद्या ज्योति में, ठीक है? आई थिंक वो नया स्कूल बना था 2000 में एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस इंस्टीट्यूशन के लिए। आई थिंक हम अधिकतर लोग जो यहाँ पढ़े और शायद सूरज भैया भी निर्मल विद्यालय में पढ़े हैं, इन स्कूल्स ने हमारा बेस बहुत अच्छा बनाया एक तरीके से। विद्या ज्योति में मेरा एडमिशन हुआ और मैं शुरू से ही, मुझे पढ़ने का शौक था। पढ़ने का शौक इसलिए नहीं था कि मुझे टॉपर बनना था, मुझे बस मजा आ रहा था, मेरा समय उसमें कट रहा था, वो मेरे लिए मजा था। आपके लिए जो हमारे किसी भी चैप्टर के पीछे एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं उसे? मैं तो भूल चुकी हूँ, स्कूल छोड़े हुए मुझे बहुत समय हो गया। क्या होता है चैप्टर के पीछे एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस जो होते हैं? हाँ, जो बड़े कठिन वाले होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, पीछे दिए होते हैं। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता। मेरे पास कुछ नहीं था, शाम को खेल लिए, वापस आ गए, पढ़ाई कर लिए, एक्स्ट्रा होमवर्क कर लिया। तो मैं, जैसे आज की जेनजी भाषा में कहते हैं ना, एंथू बच्ची थी मैं। तो मुझे सब कुछ करना था। मेरे को स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना है, मेरे को कल्चरल फेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना है, मेरे को पढ़ाई भी करना है, मेरे को सब कुछ, दुनिया भर की सब चीजें, टीवी भी देखना है, मुझे सब कुछ करना है। तो मैंने बहुत मजे से किया है वो चीजें। एंड आई थिंक मैं इतना पीछे का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दिस इज हाउ आई एम। आज भी मैं वही इंसान हूँ। मुझे मेरे सारे कामों में जॉय, खुशी, मजा एट द सेंटर ऑफ इट होना चाहिए, राइट? सो मेरी जो पढ़ाई की भी जो बात हुई कि मुझे इतना उत्साह था पढ़ने के लिए, और इसलिए भी हुआ क्योंकि लोगों ने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया। मेरे टीचर्स मुझे बहुत एनकरेज करते थे, इसलिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने हमेशा मुझ पे ध्यान दिया। मेरे पेरेंट्स, शायद एक समय पे, मेरी मदर एक गवर्नमेंट टीचर हैं। हम सब जानते हैं गवर्नमेंट टीचर कितना कमाते हैं, हम सबको मालूम है। लेकिन उस सैलरी में भी मेरी माँ ने, हमारे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में वो स्कॉलास्टिक के बुक फेयर लगते हैं, उसमें बड़ी फैंसी किताबें बेची जाती हैं, उसमें भी मेरी माँ ने मेरी जितनी जिद है, ये किताबें लेनी है, लो, सब ले लो। तो पढ़ने का माहौल बहुत बनाया। मुझे किताबें मिल रही तो शायद ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल टॉक जैसा लगेगा, बट पढ़ने को मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप बड़ी
इंटेलेक्चुअल बन जाओगे। बट जो सूरज भैया एक बात कह रहे थे कि 9वीं 10वीं में जब आते हो, जब आपको समझ में आते हो, समझ में नहीं आ रहा है, आपकी जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी जो है, जो आज भी हमारी सरकार निपुण भारत मिशन चला रही है, राइट, और ये बस्तर का एक्चुअल प्रॉब्लम है हमारा, कि हमारा जो फाउंडेशन है साक्षरता का और हमारी न्यूमरेसी के ज्ञान का, वो एक्चुअली अच्छा नहीं है, और हमको इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। मेरा एक अच्छा हो गया पढ़ के कि मेरी लिटरेसी अच्छी हो गई, तो मैं खुद से पढ़ना सीख गई, राइट। तो अब बात यह है कि इसके चलते अब ठीक है मुझे डाल दिया स्कूल में, राइट। तो यहाँ से अब आप देखें तो मैं इस तरीके से बाहर गई हूँ मैं, है ना। मैंने शुरू से ऐसी चीज़ें चूज़ की जो मेरे वैल्यूज़, मेरे इंटरेस्ट से अलाइन थी, सेम एज भैया, राइट, कि उनको मालूम था मैं किसमें सही हूँ, मेरे को क्या करना है। इतना मैं ये नहीं कह रही आपको बहुत क्लैरिटी होगी, हमने इस बारे में बात नहीं की है, और क्योंकि ये मेरा फुल ब्रैगिंग सेशन है, राइट, मतलब यहाँ पे मुझे मेरे बारे में बोलने को मिल रहा है, तो आज की भी डेट पे मुझे नहीं लगता कि मुझे पूरी क्लैरिटी है, और होनी भी नहीं चाहिए। इट्स ओके, आई थिंक everyone should be free to explore, ठीक है। तो मैंने लॉ की पढ़ाई कर ली, ठीक है। मैं परिस्थितियों की आप बात कर रही थी, आपने बच्चों से ये कहा था कि मेरी परिस्थितियां और हैं, आपकी परिस्थितियां कुछ और होंगी। आपकी परिस्थितियों के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी परिस्थितियां कैसी थी, और अब बच्चे इसको रिलेट कर पाएंगे अपने से कि उनकी परिस्थितियां कैसी हैं, क्योंकि हमारा तो विषय ही है शिक्षा ही समाधान। यस। और एक और इसमें एक छोटा सा मैं मेंशन ये भी करना चाहूंगी कि यूजुअली जब कक्षा 12वीं के बाद में लोगों के पास में इंजीनियर और डॉक्टर जैसे ही 2 ऑप्शन होते हैं, बहुत कॉमन ऑप्शन होते हैं ये, या तो बीटेक ही करना है या तो एमबीबीएस की ही पढ़ाई करना है, इंजीनियर ही बनना है या तो डॉक्टर ही बनना है। लेकिन कानून या लॉ की जब बात आती है, जिसकी स्टडी आपने मुख्य रूप से की है, तो ऐसे में वेरिएशन कैसे आ सकता है, कैसे बच्चे अपना और ज्यादा वास्ट तरीके से इसे सोच सकते हैं, कैसे इस फील्ड में जा सकते हैं, ये दोनों ही सवाल जो मेरे सहयोगी ने किए और इसे मर्ज करके आप बताएं। ओके, बहुत मेटा थिंकिंग। ओके, अगेन डू समथिंग, आप वो कुछ करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। वो आपको इंटरेस्ट ढूंढने के लिए आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। कई बार पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं मालूम मेरा बच्चा क्या करेगा, उसको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। देयर इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन, हमको किसी ना किसी चीज में इंटरेस्ट है, शायद आपको ये नहीं मालूम उसके आगे का रास्ता क्या है, विच इज एग्जैक्टली वाई हमको और भी बाहर के लोगों से जुड़ने की जरूरत है। आज लोगों ने हर चीज को प्रोफेशन बना दिया है, एंड देयर इज अ प्रोफेशन फॉर एवरीथिंग। अब आइडिया ये कि हाँ, लोग कहेंगे कि अरे ये तो रियल प्रोफेशन नहीं है, ये तो रियल फील्ड नहीं है, वो अलग बात है। आप उसको परस्यू कर रहे हो, ये आपका इंटरेस्ट है, आप करिए। उसके लिए आप प्लेटफॉर्म्स पे जुड़िए जहाँ पे शायद और भी यंग लोग आके नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। और आजकल ये प्लेटफॉर्म्स और भी हमारे पास में, बिकॉज इंटरनेट कनेक्टिविटी है, हम सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, राइट। बड़े बड़े ऐसे सेमिनार्स होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं ऑनलाइन, जो 1 डे के होंगे, 2 डे के होंगे, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस प्रोजेक्ट है जो अभी 9 तारीख के लिए फिलहाल वीडियो सबमिशंस ले रहा है। वो क्या कर रहे हैं, जितने यूथ हैं, जितने इंडिजिनस यूथ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, अराउंड द ग्लोब, उनके वीडियोस ले रहे हैं। आप सोचिए, उनको सारे यूथ को साथ में लेके आएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे आप लोगों से जुड़ सकते हैं, राइट। तो इट्स मोस्टली अबाउट आपके पास में इंफॉर्मेशन एक्सपोजर कितना है, राइट, आपके नेटवर्क कितने अच्छे हैं। आपको ये भी समझ में आएगा ना, आपको कई बार दिखता होगा कि अच्छा इन बच्चों को इस स्कॉलरशिप के बारे में, इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल जाता है, हमें क्यों नहीं पता चलता, राइट, क्योंकि उनके नेटवर्क, उनका एक्सेसिबिलिटी बहुत अलग है। तो लॉ के भी बारे में ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम था कि नेशनल लॉ स्कूल्स होते हैं। मुझे ये क्लियर था कि ठीक है, मुझे सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज पढ़ना है, मुझे लिखने पढ़ने का शौक है। एंड देन व्हाट हैपेंड, जब मैं भिलाई आई, मैंने देखा अरे इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। आप लोगों ने देखे, आप लोग कुछ लोग भिलाई गए हैं कभी? नहीं, कोई भी नहीं गया, बट भिलाई के बारे में सुने कि बहुत कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर। यस, सो वहाँ पे मुझे दिखा अच्छा ओके, क्लैट भी होता है। मतलब मैंने अपने एक सीनियर को देखा जिसका ऑल इंडिया रैंक
2 आया था मेरे ख्याल से। मैंने उसको सुना और वो बहुत ही मजेदार था, बहुत ही मजेदार। उसको क्विजिंग का बहुत शौक था। मैं बोला ओके इसने कौन सा एग्जाम क्लियर किया, आई वॉन्ट टू सी उसने क्या किया है। तो उसने क्लैट निकाला हुआ था एंड दैट इज व्हेन मेरा क्लैट का जर्नी चालू हुआ। आई न्यू व्हाट आई डिड नॉट वांट टू डू, राइट। तो इस तरीके से भी आप बाहर निकल सकते हैं यहाँ से, राइट। इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन एक्सपोजर मिल सकता है, आप एक दूसरे से सीख सकते हैं, अपनी कम्युनिटीज बना सकते हैं, आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन है उसको आगे शेयर कर सकते हैं। एंड व्हाट एल्स एम आई मिसिंग? एक सवाल फिर मैं अभी सूरज जी से भी कर लेती हूँ। आपको सुनना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं समझ भी पा रही हूँ कि जितने भी हमारे साथ में जो स्टूडेंट्स ग्रुप यहाँ पर बैठे हुए हैं वो काफ़ी आपसे इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया कि 2 ये शख्सियतें हैं, दोनों अपने आप में बहुत अलग हैं। एक जिन्होंने बाहर जो गई हैं और काफ़ी एक्सपोजर उन्होंने हासिल किया, और एक जो यहीं रहकर यहाँ के उत्थान के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। सूरज जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इनकी कहानी और इनकी जर्नी तो हमने समझी कि किस तरीके से ये बाहर निकली, लेकिन आपको कैसे लगा कि आप अगर यहीं गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाह कर भी शायद बाहर नहीं जा सकते, उन्हें बाहर वो जाने के इच्छुक हैं, बड़े शहर में वो जाना चाहते हैं लेकिन समहाउ नहीं जा सकते। इनके लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं और कैसे काम आपकी ओर से यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि आपकी भी जर्नी कहीं ना कहीं काफी इनसे रिलेट करती है। बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर किसी से पूछा जाए कि आप अपना घर छोड़कर कोई दूसरे गांव कमाने जाओगे तो कितने लोग हाथ उठाएंगे? कोई अपना घर छोड़ के जाना चाहता है क्या? वैसे ही मैं भी नहीं जाना चाहता। तो देखिए क्या है, सबसे पहले ये आपको सोचने की जरूरत है कि हमको बाहर जाना क्यों है। ऐसा कौन सा चीज है जो यहां बस्तर में नहीं है? मैं तो नहीं मानता कि कोई ऐसा चीज नहीं है जो यहां पर नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं। लोग दुनिया से घूमने हमारे चित्रकूट को देखने आते हैं, ठीक है। बस्तर तक का दशहरा होता है तो लोग दुनिया से आते हैं बस्तर को दशहरा को देखने। और हम लोग जिस जंगल की बात करते हैं वो जंगल तो सबसे सुंदर जंगल हमारा है, तो क्या हमको यहां से बाहर जाने की जरूरत है क्या? ठीक है। दूसरी बात, बाहर सब बोलते हैं कि मिलावट है, कि खान पान में इतना मिलावट होता है, कुछ शुद्ध नहीं है, और हम लोग सबसे शुद्ध यहीं पे खाते हैं। मानते हो कि नहीं? मानते हैं। तो ठीक है लोग, ठीक है चलो कमाने खाने के लिए मेरे को बाहर जाना पड़ा, लेकिन क्यों जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा? जब आप पढ़ लिख जाओगे, नौकरी मिले नहीं मिले वो बहुत बात की बात है। सबसे पहले हमको पढ़ लिख के इस दुनिया में अपन सरवाइव कर पाए, हमको उतना पहुंचना है। एक बहुत साधारण से आपको एग्जांपल देता हूं। मोबाइल कितने लोग चलाते हैं? यहाँ पे हाथ उठाओ। ठीक है, अब हाथ नीचे रख दो। तो जब मोबाइल खराब होता है तो सब शहरी आते हो ना बनाने की, कोई गांव में बना देता है। शहर में बनाने देते हो कि कोई गांव में बना देता है मोबाइल को? खुल गया ना, पहले नहीं था ना, तो गांव में बन जाता है। यानी आप ही में से बीच का एक आदमी उस मौका को पहचाना और एक मोबाइल का दुकान खोला, बगैर शहर जाए आपका मोबाइल आपको गांव में बना के दे रहा है। इसको बोलते हैं मौका पाना, अपॉर्चुनिटी इसी को बोलते हैं। कि जो व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए अपना बुद्धि लगाया और गांव में एक छोटा सा मोबाइल दुकान खोला और गांव के सबको मोबाइल को ठीक कर दे रहा है। अच्छा, वो अच्छा पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? गांव शहर से 100 रुपए ज्यादा ही ले रहा होगा, कम नहीं ले रहा होगा। ले रहा है ना? कैसा ले रहा है? और अपने ही लोगों से ले रहा है। तो सोचो कितना बुद्धिमान व्यक्ति है वो। अब मैं बोलूंगा कि बेटा तू इंजीनियरिंग किया है, बोलने से नहीं। कहां तक टॉप किया है, बोलने से नहीं। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पढ़ लिख के आगे बढ़ गया वही सबसे आगे है। हमारे घर में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको आप पूछना, बुखार हो गया है, नोनी को आसन करी देश बोलने से तो ठीक हो जाएगी, नोनी बोलते हैं। ऐसा होता है ना, सियान लोग देते हैं। क्या उन लोग कोई डॉक्टर का पढ़ाई किए थे क्या? नहीं किए थे, लेकिन उनको मालूम है ना, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उन्होंने दुनिया देखा है। तो सब ऐसे ही होता है। आपको अपने आसपास अपने लिए मौका तलाशना पड़ेगा।
वैसे ही मैं अपने भाई लोगों के लिए बोलता हूँ, चुपचाप है, ये लोग बीच वाले ही सब बोल रहे हैं। सब लोग केटीएम बाइक चला रहे हैं, सब बाइक चला रहे हैं, लेकिन कभी कोई व्यक्ति इसमें क्या इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है उसको जानने का कोशिश नहीं करते। और मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी कंपनियां वर्कशॉप लगाती हैं कि इस बाइक को बनाते कैसे हैं, इसमें क्या काम है, इसका ट्रेनिंग कैसे दिया जाए करके। तो मैं बोलता हूं कि आपको यहीं पर बस्तर में बहुत सारे आपके आसपास अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आपको उस अपॉर्चुनिटी को तलाशने का जरूरत है। आपको मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आज के खान पान के इस युग में छेंडी सुने हो सब लोग? सुने हैं ना? गांव वाले अब क्या करते हैं, देसी कुकड़ी को देते हैं और छेंडी लेके आते हैं। ठीक समझ गए तुम लोग? ठीक है। और गांव वाला देसी खुद पाल रहा है, समझ रहे हो? लेकिन आप सोचो, अगर वही आदमी देसी कुकड़ी बहुत सारा पालेगा तो उससे ज्यादा अमीर आदमी गांव में कोई होगा? नहीं होगा। और ये शौक भी है। आज इसको हम लोग पशुपालन बोलते हैं, हिंदी में एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। लेकिन अगर यही काम मान लो कोई महिला अपने शौक से कर ले तो कितना बड़ा वो उद्यमी बन जाएगी और कितना आगे बढ़ जाएगी। और तुम लोग जो मैं ये बात बोल रहा हूं, इसके लिए 4 आदमी रख लोगे, कमियां रख लोगे और उसके तुम लोग मालिक बन जाओगे। लोग तुम लोग से नौकरी लेने जाते हो ना, तुम लोग नौकरी करना मतलब क्या होता है? दूसरे का नौकर बनना। तुम लोग अब 4 लोगों को नौकरी दे सकते हो, खुद मालिक बन सकते हो। तो मालिक बनना पड़ेगा आपको। आप ये मत सोचो कि मैं दूसरे के नौकरी करूंगी या करूंगा। ये सोचो मैं खुद दूसरे को नौकरी दूंगा या दूंगी। ठीक है? बिल्कुल सूरज भाई ने ये बात तो अमन, एक मिनट बस। अगर आपके किन्हीं के भी जहन में कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। अभी मेरे जो सहयोगी हैं अमन, वो अभी एक सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपने मन में सवाल फ्रेम करके रखिएगा और फिर हमारी टीम आप तक माइक लेके पहुंच जाएगी। ओवर टू यू अमन। रोजगार की बात हो रही थी। बस्तर की एक अपनी संस्कृति है और जहाँ संस्कृति होती है वहाँ कला भी होती है। बस्तर की एक अपनी कला है। मैंने दिल्ली के म्यूजियम में बस्तर की बहुत सारी कलाकृतियों को देखा है और वहाँ पर बस्तर की जो कलाकृति है वो काफ़ी महंगी बिकती है, जो यहाँ के आदिवासी भाई बहन ही बनाते हैं। उस पर भी बच्चे अपना हाथ आजमा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो कला की बात बोले आप लोग, कला का कोई कीमत नहीं होता। अगर मान लो कि ये एक धातु का कला है, मान लेते हैं अपने कला है, तो इसका कोई मोल नहीं लगा सकता। तो बिल्कुल जो भैया से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो बस्तर की कला है, जो संस्कृति है, आज हम लोग शहर जरूर आ जा रहे हैं लेकिन हम अपने कला और संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम लोग भूलते जा रहे हैं कि वो चीज कैसा बनता था, हम उसका बेसिक भूलते जा रहे हैं। हमको अपने जड़ से जुड़ के रहना पड़ेगा। जड़ से जुड़ के रहना पड़ेगा मतलब पूरे गांव में नहीं रहना है। उसका मतलब ये नहीं कि आपको गांव में ही रहना है। जो हमारी कला है, संस्कृति है, हमारे देवधामी है, हमारा पूजा पाठ है, वो रीति है, नीति है, वो सबको लिख के समझा के, ताकि हम अपने आगे वाली पीढ़ी को बता सके, समझा सके, वैसा हमको सहजना पड़ेगा। तब हमारा विकास होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। पर्यटन को लेके बहुत सारी बातें होती हैं बस्तर में। कहते हैं कि जहां पत्थर फेंको वहां से वाटरफॉल निकल जाएगा, झरना निकल जाएगा। इतने सारे पर्यटन के केंद्र हैं। अब ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि सरकार अगर पर्यटन को और बढ़ावा दे तो बस्तर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे? बहुत अच्छा सवाल है कि सरकार अगर बढ़ावा दे। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो अपने स्तर पे बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन एक कहावत है कि जो खुद का मदद करता है ईश्वर भी उसका मदद करता है। यानी आपको आगे बढ़ना है तभी आपको कोई मदद करेगा। दुर्वा डेरा कौन कौन गए हो? दुर्वा डेरा कौन कौन गए हो? बच्चे लोग नहीं गए हो? मैडम लोग सब गए हैं। आप लोग बच्चे लोगों को नहीं ले जाते हो। अपने मैडम लोगों को बोलना कि धुरवा डेरा में गांव की समिति है, वहां उन लोग धुरवा डेरा का संचालन करते हैं और उन लोग भी हम लोग के एज के होंगे, लड़के बच्चियां बढ़िया, उन लोग बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं और धुरवा डेरा को संचालन कर रहे हैं। अपने उन लोग डोंगा बनाए हैं, लोगों को घुमाते हैं और वहां अच्छा ही लोग पैसा चार्ज कर रहा है। वो समिति अपने आप में बहुत अच्छा पैसा कमा भी रही है। तो
ये है कि बस्तर के गली गली में संस्कृति और पर्यटन स्थल है, आपको उसमें अवसर तलाशने की जरूरत है, बस ये बोलूंगा। चलिए, बिल्कुल। बच्चों, कोई सवाल आपके मन में? कोई सवाल पूछना चाहता हो? आप अपने करियर को लेकर भी अगर कोई गाइडेंस चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी आप गाइडेंस ले सकते हैं और आप सवाल यहाँ पर हमारे मंच पर जो मौजूद पैनलिस्ट है उनसे आप सीधे सवाल कर सकते हैं। कोई एक सवाल शायद मैं देख पा रही हूँ कि छात्र की तरफ से आ रहा है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें और उसके बाद में आप किनसे सवाल करना चाहते हैं और क्या सवाल है वो आप करें। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा नाम दिलीप कश्यप। जो आपने बोला कि आदिवासी के प्रति शिक्षा को ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, सर मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है जो आदिवासी क्षेत्र के लिए उतना बढ़ावा नहीं दे पाती है। जैसे शिक्षा के ही क्षेत्र में बोला जाए, जितना सरकार ने तो किया है शिक्षा के प्रति, पर उतना शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाता है जितना प्राइवेट स्कूलों में होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्रवासी निवास करते हो, अधिकतर तो क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते हैं। हालांकि अभी तो नया शिक्षा नीति के तहत जो निर्णय लिया गया है कि क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा के अनुसार ही शिक्षा दिया जाए, फिर भी हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से तो कर लेते हैं सर, पर इंग्लिश में बहुत कमजोर हो जाते हैं। सरकार को ऐसा भी करना चाहिए कि जो क्षेत्रीय और हिंदी भाषा के तहत उसमें इंग्लिश का भी कुछ ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि जितना प्राइवेट स्कूलों में होता है उसी प्रकार उसमें भी हो। चलिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं उसको लेकर और उसमें कितनी खाई है लैंग्वेज बैरियर। आपने बोला कि सर जो ग्रामीण क्षेत्र से जो अगर निकलना चाहें तो बाहरी कोचिंग भी कर सकते हैं, तो उस तहत पर पहुंच नहीं पाते हैं। जितना कि एक सप्ताह के लिए अगर उनका जीवन यापन करना है तो अब ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा है, जो अगर काम करेगा तब वो अपना जीवन यापन करता है। यदि साप्ताहिक बाजार होता है तो ले दे करके अपना जीवन की पूंजी कुछ लगा के अपना जीवन यापन सब्जी उब्जी लाने जाता है, तो उसमें वो अपना पढ़ाई भी उतना नहीं कर पाता है सर। इसके बारे में आपसे कुछ परामर्श चाहिए, जो गांव से अगर जितना अंदर ही इलाके वाले जो छात्र हैं वो भी अपना पढ़ाई बेहतर कर सके। क्या बाकी क्षेत्र में कोचिंग के मामले में थोड़ा क्या है ना सर, उसमें फीस ज्यादा रहता है तो फीस को ना पूरा नहीं कर पाते। चलिए, कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जो अड़चने आ रही, जो व्यवधान आ रहे, चाहे लैंग्वेज बैरियर को हो, चाहे कोचिंग को लेकर हो, ऐसी सब चीजों को लेकर मिला जुला कर इनका सवाल था। दिलीप बोले ना नाम? बहुत अच्छा सवाल पूछे कि जो गांव से जो लोग हैं वो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं और सरकार क्या कर रही है। दिलीप भाई, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ना बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाती है। आज पहले का समय बताता हूं कि पहले जो छात्रावास हुआ करता था वो गांव से 50 किलोमीटर खाली जगदलपुर या ब्लॉक मुख्यालय के आसपास हुआ करता था, और आज गांव के आसपास ही आपको छात्रावास मिल जाएगा। पहले से बेहतर है स्थिति। और जो लैंग्वेज बैरियर है, जो भाषा के बीच में अपने को जो दिक्कत आता है, तो सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि हम लोग क्षेत्रीय भाषा तो बोलते हैं बोलचाल करने के लिए, लेकिन अभी सरकार ने पहल किया है कि जो क्षेत्रीय भाषा है उसको भी पढ़ाई में लें। लेकिन यह है कि जब अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो वहां पर तो या तो आपको अंग्रेजी माध्यम में आपको जवाब देना पड़ेगा या तो हिंदी माध्यम में आपको जवाब देना पड़ेगा। क्षेत्रीय भाषा का केवल बोली है, उसका लिपि नहीं है वो, तो आपको तैयारी तो आपको हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में करना ही पड़ेगा। और कोचिंग का फीस की बात है कि आपको यह भी जान के अचरज नहीं होगा कि शासन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ब्लॉक मुख्यालय में और जिला मुख्यालय में मुफ्त कोचिंग के माध्यम से दे रही है। लेकिन ये जो जानकारी का अभाव है, जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसके लिए आपको जो आपके अधीक्षक हैं या आप जिस स्कूल में या शाला पढ़ते हैं, आपको टीचर से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी विभिन्न योजनाएं हैं कि जिससे आपको बेहतर अवसर मिल सके। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको, मैं बोला ना कि कुआं प्यासा के पास नहीं जाएगा, प्यासा को कुआं के पास जाना पड़ेगा, तब आपको समाधान मिलेगा। जैसे कि आज आप सबसे बहुत अच्छी बात है कि तुम भले ही आखिरी में बैठे हो लेकिन सवाल पूछने का हिम्मत तो किए, जो सामने बैठे थे उन लोग नहीं कर पाए।
ऐसे ही है, जब तुम सवाल पूछोगे तब तुमको जवाब मिलेगा ना, नहीं तो ये परेशानी किसको कैसे पता चलेगा। ठीक, चलिए और कोई सवाल किसी के जहन में? चलिए एक आखिर सवाल हम लेते हैं और उसके बाद में हम अगले पैनल की ओर हम आगे बढ़ेंगे। मंच में उपस्थित आदरणीय आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका हिड़को शासकीय काकती स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा हूं और मेरा प्रश्न यह है कि मैम पल्लवी मैम, आपने कहा कि आप बहुत दूर दूर पढ़े हैं, तो हमारी तो आर्थिक स्थिति वैसे नहीं है, मेरे मम्मी पापा किसान हैं, तो हम इतना दूर दूर नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम गांव में रहकर भी पढ़ें तो बहुत सारे कठिनाइयाँ आती हैं हमारे जीवन में, तो इसके बारे में हम अपने आप में आत्मनिर्भर कैसे रहें, मोटिवेट कैसे रहें, ताकि हम ये कर सकते हैं। जैसे कि मेरा खुद का एग्जाम्पल है, 12th पास आउट करने के बाद मेरा चॉइस था इंजीनियरिंग करने का, फिर भी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मेरे को उस फील्ड में जाना नहीं मिला। तो इससे यह मेरा प्रश्न है कि इसमें मोटिवेट हमेशा कैसे रहें। पल्लवी मैम, कक्षा 12वीं के बाद धन्यवाद आगे मैम। क्या इसे लेकर सवाल? राइट, आई थिंक मुझे जो क्रक्स एक्चुअली समझ में आया है कि वन, हमारे जो डिसएडवांटेजेस हैं, स्पेशली आपने बताया अपने बारे में, आई एम रियली सॉरी, आपको इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट गिवन हमारे पास ये सर्कमस्टांसेस हैं, राइट, इसके बावजूद हम क्या कर सकते हैं। और आई थिंक यहाँ पे हमको एक बात समझनी चाहिए, और मैं थोड़ा सा जीरो इन करना चाहती हूँ कि हम विश्व आदिवासी दिवस को मना रहे हैं। एक आदिवासी आप अकेले नहीं हो सकते हैं, आप वो कम्युनिटी के साथ एंकर होके होते हैं। एक आदिवासी की आइडेंटिटी अकेले नहीं एग्जिस्ट करती है, राइट, विच इज वेयर कम्युनिटी हैज टू कम टुगेदर। हमारे समुदाय को साथ में आना पड़ेगा। स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि ठीक है, आप बिकॉज आप एक लड़की भी हैं, यूर ऑल्सो अ गर्ल चाइल्ड, आई थिंक हमारे साथ बहुत लोगों के साथ ये भी इशू है कि हमारे माता पिता हमको बहुत दूर भेजना नहीं चाह रहे, और ये बहुत रियल चैलेंज है, राइट। इसके बारे में रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आया था बहन बॉक्स में, एंड वो है इशू बसर में, राइट। एट द सेम टाइम यस, अगर जेंडर रिलेटेड चैलेंजेस है तो यू नीड टू फाइंड समवन, आपको किसी को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी जो आपके माता पिता को कन्विंस कर पाए, शायद आपके टीचर्स हो, आपके आसपास के लीडर्स हो, आपके सीनियर्स को कन्विंस कर पाए कि आप जा सकती हैं बाहर, आप अपना ख्याल रख सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात हो तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंटल भी है, नॉन गवर्नमेंटल भी है, बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं। और मैं बाय द वे आपको बता दूं, आज तक मैंने हमने पूरा डिस्कस नहीं किया, बट मेरे पास जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, दे हैव आल्सो कम बिकॉज मेरे पास लोग थे जो मेरे पोटेंशियल को ट्रस्ट कर पाए, और उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए जाना था, मेरे पास नहीं थे उतने पैसे, पर लिखा मैंने कहा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, प्लीज आप ये फंड करिए, तो लोग आगे आए। उसी तरीके से हमने कितने सारे लोगों का कुछ बच्चे हैं जिनका हमने ट्यूशन फीस हमने सबने इकट्ठे करके किया, क्योंकि हम जितना कर सकते हैं। हमारी एक दोस्त का हम सबने एक ग्रुप थे, हम 50 लोग दोस्त थे, हमने सबने 500 रुपए दिए, आई थिंक। और ये बात चैरिटी की नहीं है, आई थिंक हम सबका ड्यूटी है कि हम एक दूसरे को, वो अगर मेरे पास में कोई रिसोर्स है ना, संसाधन है, मैं उसको एक्सटेंड करूं। वो संसाधन कुछ भी हो सकता है, अगर मेरे पास अभी है, पैसे हैं मेरे पास, हम सबको करना चाहिए। आई थिंक इसीलिए वो कम्युनिटी बनाना, कलेक्टिवाइज करना बहुत जरूरी है आर्थिक स्थिति के लिए। अगर आप आज की डेट पे कोई आपके बीच में से कोई पहल करता है कि ये मेरे साथ आसपास सभी बच्चों के लिए चैलेंज है, मैं आज इंटरनेट पे बैठूंगा, मैं कैफे में जाऊंगा, मैं बैठ के आज पूरी एक लिस्ट बनाऊंगा कंप्यूटर पे, क्या मेरे टीचर मदद कर सकते हैं कि हम एक पूरी लिस्ट बनाते हैं, हम डेडलाइन लिखते हैं उस पे कि स्कॉलरशिप कौन देता है, कितना देता है, किस फील्ड के देता है। छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। आर्थिक अगर चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस नहीं है, जेंडर रिलेटेड चैलेंजेस है, ये हैं। सोशल चैलेंजेस के लिए तो आपको पूरी सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा, उसके पास मेरे लिए कोई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप वहां पे रह के क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास एटलीस्ट कोई लोग हैं, या आपके पास इंटरनेट, मैंने कहा ना, बहुत बड़ा आज की डेट पे ह्यूमन राइट माना जाता है। शायद आप गांव में भी रह के बहुत सारे स्किलिंग कोर्सेज आप कर लें ऑनलाइन, जो भैया भी कह रहे हैं कि शायद जरूरत नहीं पड़ती है जाने की, हो सकता है नहीं पड़े,
कई लोग आज भी एडल्ट एजुकेशन अपने टाइम में स्पेस में करते हैं, राइट? तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी स्थिति, आपकी अगर आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, आपके डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। पर ज़रूरत ये है कि अकेले का ये भार नहीं होना चाहिए, और ना ये है। आप इस पूरी दुनिया से इतने सारे सिस्टमिक चैलेंजेस से आप अकेले नहीं लड़ सकते हैं। साथ रहेंगे तो शायद कुछ ना कुछ निवारण निकलेगा उसका। हम एक नेटवर्क बनाएंगे तो हो सकता है कोई ना कोई सॉल्यूशन आगे लेकर आए, राइट? आई होप आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन टू सम एक्सटेंट। ठीक है, इस सवाल का एक और विस्तार ले लेते हैं। सूरज जी, समय बहुत कम है और उसे देखते हुए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट में खत्म करूंगा। बेटा, आपने बोला कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते थे और आप आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण नहीं कर पाए। आपको मालूम है शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 सेमेस्टर का आदिवासी बच्चे के लिए फीस कितना है? आपको मालूम है? मात्र 1200 रुपए 1 सेमेस्टर का। मैं ये ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि 1200 बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ी रकम हो सकती है वो, लेकिन क्या है, आपको आर्थिक तो बाद में आएगी, पहले आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा कि मैं वहां पहुंचूंगी करके। और सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं कि कहीं पे आपको खाने तक का पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। तो आप तो भूल जाओ कि पहले क्यों, पैसा तो दूसरा है, सेकेंडरी। आप मेहनत करके आगे बढ़ो। आप एक कदम चलोगे, आपके साथ पढ़ने वाले और आपको पढ़ाने वाले और आपके कम्युनिटी के लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए 4 कदम चलाएंगे। तो आप ये अपने मन से निकाल दो कि पैसा या आर्थिक स्थिति वाली कोई परेशानी होती है। आप बस पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, बाकी आपको आगे समय आगे बढ़ा देगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात निकलकर सामने आई है और इसीलिए कहा भी जाता है आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप दोनों का ही। और मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे एशियन न्यूज के ग्रुप एडिटर श्री राजेश लाहौटी जी को कि वे मंच पर आए और हमारे पैनलिस्ट का वो सम्मान करें स्मृति चिन्ह देकर। और उसके बाद में जो इन छात्रों के मन में और भी कोई सवाल रह गए, हाँ, वो आगे के पैनल डिस्कशन में जरूर उन सवालों को हम लेंगे। भैया जो बोल रहे थे कि जैसे पल्लवी मैम बीच बीच में बहुत सारे इंग्लिश वर्ड का यूज कर रहे थे, सच में मेरे को समझ नहीं आ रहा था और आई थिंक बहुत सारे लोग को समझ नहीं आ रहा था होगा। तो भैया की क्वेश्चन करने का ये मतलब था, उनका मतलब ये था कि सर जैसे हमारा बेस जो होता है वो स्कूल से होता है, लाइक प्राइमरी स्कूल, तो हिंदी तो हमको वहाँ पे ठीक से पढ़ाया जाता है। मुझे नहीं पता कि ये मेरा जो क्वेश्चन है इस मंच से रिलेट करता है या नहीं, लेकिन आप लोग बहुत सारे फंक्शन कार्यक्रम में जाते रहते हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आगे तक लेके जाए। जो प्राइमरी स्कूल होता है, फिर मिडिल होता है, वहाँ से ही हमको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ाया जाए मैम, आदिवासी लोगों को। क्योंकि सर बोले कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन पीछे से कोई बताने वाला भी तो होना चाहिए कि बेटा वहाँ पानी मिलेगा, और ऐसे निकाला जाता है वहां से पानी। वही गुड़िया, आप बहुत अच्छा चीज पूछे, वो बताए। देखो क्या हुआ कि जो मेरे पापा हैं उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, मेरे को इंग्लिश आता है, लेकिन क्यों आता है? मेरी मम्मी तो 8वीं पढ़ी हुई है, लेकिन उनको, उनके बच्चे क्यों इतने आगे पढ़े हुए हैं? क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं जो नहीं कर पाई या जो मैं नहीं पढ़ पाई मेरे बच्चे पढ़ें। तो आज आप जिस जगह में हो, अपने छोटे भाई बहन लोगों को आज से आप भी ये इंग्लिश की परेशानी है, यही आपको आगे बताना है और आपको उनको आगे मोटिवेट करना है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप दोनों का ही इस मंच को साझा करने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी रूप सिंह मंडावी जी को। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। और भाजपा जिला अध्यक्ष हैं आप, लेकिन हम चूंकि यहाँ पर कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर शिक्षा ही समाधान को लेकर कर रहे हैं, तो कोई राजनीतिक चर्चा हम जरूर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये सवाल हमेशा लोगों के जहन पर आता है कि जब भी किसी भी सरकार का कार्यकाल आता है तो हमेशा ये बात होती है कि उन्होंने या उस सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ और कैसे काम हो रहे हैं। चूंकि आप भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं, भाजपा पार्टी के आप हैं, तो ऐसे में भाजपा की ओर से वर्तमान सरकार भी आपकी ही है। तो ऐसे में अगर बस्तर संभाग की बात हो, चाहे जगदलपुर की बात हो या पूरे बस्तर संभाग की बात हो, आदिवासियों के हित के लिए, उनके उत्थान के लिए कैसे प्रयास हो रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाए गए? सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे इस लायक चुना और मुझे आमंत्रित किया है। आज शिक्षा का अधिकार के तहत
14 साल तक के बच्चों का मुफ्त शिक्षा दिया जा रहा है और पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान की सरकार में नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत बच्चों को काफी सुविधा हो गई। उनको जो दिक्कतें होती थी उन सारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा के अनुसार से बनाया गया है। कॉलेजों में भी मैं कल गया था तो वहां अब सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है। मतलब कुल मिला के आपको उस पार्ट को खत्म ही करना है, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। ये बहुत अच्छा है। दूसरा, आज हमारे इस बस्तर जैसे क्षेत्रों में हर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के अंतर्गत में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलें हैं और बच्चे काफी संख्या में पढ़ने को जा रहे हैं और सुविधाएं बहुत बढ़ गई है। पहले पूरे संभाग में एक ITI हुआ करता था। कांकेर से लेके यहां तक के बच्चे यहां पे किराए का मकान लेकर ITI की पढ़ाई करते थे। आज हर ब्लॉक मुख्यालय में एक ITI है। तो इससे हमारे बच्चे स्किल्ड होंगे और शिक्षा का आशय केवल नौकरी पाना ही नहीं है। शिक्षा मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम अंधकार को दूर करने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, शिक्षा से आप अपने आप को पहचान सकते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उसको आप जान सकते हैं। पहले के लोग क्या सोचते कि खासकर लड़कियों के बारे में कहते थे कि पढ़ के क्या करेंगे, किसी के घर में जाएगी चूल्हा ही फूकना है। किसान होता था तो अपने बच्चों को कहता करता तो बैल चराने ले जा, तो किसानी, तेरे को आवश्यकता नहीं पढ़ने लिखने की। लेकिन आज शिक्षा की इतनी आवश्यकता है हर क्षेत्र में, चाहे महिला हो, उनको घर चलाने के लिए भी आज शिक्षा की आवश्यकता है। इस तकनीकी युग में आपको खेती अगर करना है, उच्च स्तर की खेती करना है, तो बहुत सारी तकनीकी व्यवस्था है जिनके लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं जहां तक समझता हूं कि हर किसी को शिक्षा से, जो लोग वंचित है उनको आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो लोग शिक्षित हो गए हैं, हम अगर शिक्षित हैं तो हमको प्रयास करना चाहिए। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया या किसी कारणवश वो नहीं जा पा रहे, उनको हमको सबको प्रेरित करने की आवश्यकता है। जो लोग जिस स्तर पे हैं उससे नीचे स्तर, पिछले तरफ देखें तो उनको वास्तव में लगेगा कि हम तो यहां तक पहुंच गए कॉलेज तक, लेकिन हमारे भाई हाई स्कूल भी नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो हमको उनको भी प्रेरित करना है। और वास्तव में जिस दिन शिक्षा का स्तर हम लोगों के लिए सुधर जाएगा तो निश्चित ही हम लोगों का विकास दुगुना हो जाएगा। चूंकि शिक्षा के साथ साथ में हम आदिवासियों के हक को लेकर भी बात कर रहे हैं। आदिवासियों की जब भी बात होती है तो कई महत्वपूर्ण ऐसे विषय रहते हैं या विभाग रहते हैं जिसकी वजह से वो आगे रहते हैं। इसी बीच में हमारे साथ में एक और खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। राजाराम तोड़ेम जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं सर्व आदिवासी समाज के। तोड़ेम जी, बहुत स्वागत है आपका और मैं मंच पर आपको ससम्मान आमंत्रित यहाँ पर करना चाहूंगी। तो भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी जी और राजाराम तोड़ेम जी हमारे साथ में मंच पर बतौर पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। अपने सहयोगी अमनदीप से भी मैं मंच पर आने का आग्रह करूंगी। प्रांतीय अध्यक्ष हैं सर्व आदिवासी समाज के। आदिवासियों को लेकर एक बात हो रही थी, तोड़ेम जी आपसे ही मैं एक सवाल महत्वपूर्ण कर लेती हूँ जो मैं अभी मंडावी जी से कर रही थी। आदिवासियों की जब भी बात आती है तो उनको देखने का दो नजरिया होता है। एक, सबसे पहले उन्हें बहुत पिछड़े नजरिए से देखा जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर उसके आंतरिक पहलू को, उसके तह तक जाने की जब कोशिश की जाती है तो ये समझ में आता है, ये बात निकलकर सामने आती है कि कहीं ना कहीं आदिवासी हम सभी से बहुत आगे हैं। अक्षरशः ज्ञान उन्हें बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन बावजूद इसके वनस्पतियों को जानने की चीजें उन पे रहती है, इसका हुनर उनके पास में रहता है। स्वास्थ्यगत रूप से अगर देखें तो वो हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। ग्रामीण परिवेश की अगर बात आती है तो बिल्कुल ये भौतिक सुविधाएं, सुख सुविधाएं उनके पास नहीं रहती, लेकिन बावजूद इसके इन सभी से ज्यादा संपन्नता उनके पास होती है। इस पर आप प्रकाश डालें और कैसे ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इनके उत्थान के लिए कैसे प्रयास हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, आदिवासी समाज में सब कुछ रहने के बावजूद जी सबसे पिछड़े और बिछड़े हुए हैं। इसका कारण है आजादी के बाद और आजादी के पहले। आजादी के पहले भारत देश में जो आदिवासियों की जो समृद्धि थी, उसकी जो समृद्धि का विशेष कारण था जल, जमीन, जंगल जो उनके पास थे। आज लगभग सिमट कर बहुत कम एरिया में जंगल बचा है और जल की
कमी से भी लोग जूझ रहे हैं। और जहाँ तक जमीन का सवाल है, जो उनके पास पहले 5 बीघा था, तो आज बढ़ते बढ़ते उनके पास मात्र 1 बीघा से भी कम जमीन बची हुई है। इसलिए उनकी संपन्नता कम हुई। और दूसरी बात, सरकार उनको आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत सारे सरकार की योजनाएं इनके उत्थान के लिए की, शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, किंतु कम्युनिकेशन का जो काम करना चाहिए था सरकार को, उन्होंने आज़ादी के 75 वर्ष के बावजूद उनको कम्युनिकेशन दे नहीं पाया, जिसके कारण हमारा आदिवासी जो समाज है शिक्षा में पिछड़े और अन्य जो चीज़ें हैं उसमें भी पिछड़ते चले गए। आज हमारा जो समाज है निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, किंतु दुर्भाग्य ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलें खुलने के बावजूद शिक्षकों के अभाव में हमारे बच्चे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार मैं यदि किसी को मानता हूं तो वो सरकार को मानता हूं। और हमारे बच्चों में पढ़ने की ललक बहुत है, पढ़ने की इच्छा रखते हैं, किंतु आगे बढ़ने के लिए आर्थिक अभाव होने के कारण वो कंपटीशन में उस तरीके से जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जिससे वो पिछड़ जाते हैं। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं, प्राथमिक स्तर का जो शिक्षा है सारे बच्चों को मिले। सरकार ने शिक्षा का अधिकार दिया, किंतु शिक्षा का अधिकार का जो पालन है वो सरकार किसी भी स्तर पर नहीं कर पाती। इसके लिए जो है हम सरकार को बार बार निवेदन करते रहते हैं, उसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों का अभाव, स्कूलों का खुलना ज़्यादा संख्या में होता है, किंतु भवनों का अभाव बना रहता है और पेड़ों के नीचे बच्चे जिस तरीके की शिक्षा प्राप्त करना चाहें उस प्रकार किसी भी स्तर पर नहीं कर सकते। इसलिए सरकारों को जिम्मेदारी पूर्वक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। और जहां तक संसाधनों का सवाल है, आदिवासी क्षेत्रों में बहुत मात्रा में वन संपदा, खनिज संपदा है, उसके बावजूद दोहन तो बहुत मात्रा में होता है, किंतु विस्थापन का जो दंश है हमारा जो आदिवासी समाज सबसे ज्यादा झेलता है, जिसके कारण उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो पूर्णता से नहीं मिल पाता। इसके लिए सारा जो दारोमदार है वो सरकार के ऊपर रहता है। और हमारे बच्चे, हमारा जो समाज है आदिवासी समाज, हर चीज सीखा हुआ है, उसी के आधार पर सारा संसार टिका हुआ है, किंतु जो संसार को सिखाने वाले जो समाज है वो पिछड़ा हुआ है। ये दुर्भाग्यजनक है। इसलिए हम आशा करते हैं आने वाले यहाँ पर बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं। विश्व आदिवासी दिवस मनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व के जो आदिवासी हैं उनका खान पान, रहन सहन एक होते हुए भी, उनकी एक नहीं होते हुए भी उनकी जो समस्याएं हैं संपूर्ण विश्व में एक जैसी हैं। तो उसका निराकरण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में संपूर्ण देश के सरकारों को कानूनन ये जो अधिकार है जो हमारा आदिवासी समाज को दिए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से पूरे विश्व के जो सरकारें हैं उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है अनेक प्रकार के कानून बनाए। और कानून बनाने के बावजूद कानून का लाभ हमारे इस समाज को नहीं मिल रहा है, ये चिंताजनक विषय है। इसीलिए आज जो है 9 अगस्त को आने वाले समय में विश्व आदिवासी दिवस है और उस आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारे समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से हम एक जगह में बैठकर हमारे जो समस्याएं हैं उसका निदान कैसे हो सरकार के सामने रखने की एक पहल करने की आवश्यकता है, जिससे जो है ना हमारे समाज की जो समस्या है सरकार के सामने जाए और उन समस्याओं का समाधान सरकार करे। ऐसी अपेक्षा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारा आदिवासी समाज करता है। जी बिल्कुल। मंडावी जी, आपसे प्रश्न है। प्रारंभिक शिक्षा ही जीवन का आधार है
अब ऐसे में स्कूली शिक्षा का बस्तर में क्या कुछ स्थिति है स्कूली शिक्षा की, क्योंकि मैं अगर एक डेटा रिपोर्ट की बात करूं तो भारत में 2 है, हालांकि बस्तर का आंकड़ा मुझे नहीं पता। बस्तर के परिदृश्य में आप कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे मैं मानता जरूर हूं कि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने और वर्तमान की सरकारें जो काम कर रही है उसके हिसाब से काफी बच्चे अब पढ़ने को जा रहे हैं। मैं दूर की बात नहीं करूंगा, यहां पे जितने बैठे सबसे ज्यादा हमारी बेटियां होंगी। पहले बेटियां, बहुत कम बेटियां स्कूल जाती थी, प्राइमरी स्कूल गई तो बहुत बड़ी बात है, मिडिल तक तो पहुंच भी नहीं पाती थी। लेकिन आज नए शिक्षा नीति के कारण और हर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर में जो हमारे स्कूलें बन गई, छात्रावास बन गए, उसमें सुविधा बढ़ गई, आपको भोजन दिया जा रहा है, बालिकाओं को साइकिल दी जा रही है। हाँ, थोड़े से फैकल्टी की कमी है, वो इसलिए कि इस दूरस्थ क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में जो आना नहीं चाहते बहुत सारे शिक्षक जो है, विषय विशेषज्ञ, तो उसके लिए हमको ही अब तैयार होने की आवश्यकता है। मैं ऐसा आशा भी करता हूं हमारे सारे बच्चों से, हम ही अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छा विषय विशेषज्ञ बने, ताकि हमको बाहर से शिक्षक ढूंढने की जरूरत ना पड़े। हम लोग इस दिशा में सोच नहीं रहे हैं, केवल हम अपने बारे में सोच रहे हैं। अभाव में तो ही रहकर आदिवासी आगे बढ़ता है, क्योंकि आदिवासी प्रकृति का प्रेमी है, प्रकृति ही उसका जीवन है और उसी का वो पूजन करता है। इसलिए, और आदिवासी तो संतुष्ट प्राणी है, उसके यहां भोजन कितना है इसकी चिंता नहीं, आज के लिए है कि नहीं इतना देखता है, कल की चिंता नहीं करता। पैर में चप्पल है कि नहीं ये भी आदिवासी नहीं देखता। आदिवासी के बहुत से घरों में आज भी दरवाजे नहीं है, वो इसलिए कि वो संतुष्ट है, उसको ये पता है कि मेरे घर से चोरी क्या होगा। तो हमारा सबसे बड़ा धन शिक्षा है, और शिक्षा जिसके पास होगा उसको जितना खर्च किया जाता है उतना बढ़ता है, ये आप सभी को मालूम है। इसलिए हमको शिक्षा लेना बहुत ही आवश्यक है। समय समय पे सरकारें इस ओर काम कर रही हैं, हमको अपना कंसंट्रेशन केवल शिक्षा में रखने की आवश्यकता है। मेरा सभी भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, प्यारे बच्चे, इन लोगों से मेरा एक ही आग्रह है कि एकलव्य ने जो शिक्षा ली, क्या हम ऐसा उदाहरण बन सकते हैं? एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाकर शिक्षा अध्ययन किया और अर्जुन से भी बड़ा धनुधर बना। आज ऐसी स्थिति आप लोगों के पास में नहीं है। ठीक है, मैं जरूर मानता हूं कि कहीं कहीं विषय विशेषज्ञ नहीं है, बहुत सारे बच्चे ट्यूशन भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे आज तो अब सोशल मीडिया का जमाना है, नेट में भी जाके पढ़ रहे हैं। केवल हमको अपने आप को अभाव में न देखते हुए कैसे हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, हम टॉप 10 में अपने आप को कैसे ला सकते हैं, इस दिशा में आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। बहुत सारे संस्थाएं आज उच्च शिक्षा की ओर जो बच्चे जाना चाहते हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं ऐसा आशा करता हूं कि हमारे इस बस्तर क्षेत्र के भी बच्चे टॉप 10 में आए। आज हमारे पास हर ब्लॉक में ITI है, हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, निश्चित ही हमारे यहीं के बच्चे पढ़कर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और अपने इसी क्षेत्र में ही सेवा देंगे। मैं ऐसा आप सभी से आशा और विश्वास भी करता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मंडावी जी, यहाँ पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तोड़ेम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने जिस प्रकार से एक और शिक्षा को लेकर जो आपने अलग जो जगा रहे हैं, सरकार की ओर से क्या कुछ उत्थान हो रहे हैं, कैसे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, इन सभी को लेकर जिक्र किया। और तोड़ेम जी, आपने भी आदिवासियों के उत्थान के लिए और उनके हित के लिए क्या कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता है और कैसे काम अभी हो रहे हैं, इन सभी को लेकर आपने भी प्रकाश डाला। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।